हेलो स्टूडेंट्स, देखो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे लेवलिंग सॉल्वेंट की, डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट की, और एंड में थोड़ी सी लाइट चली गई थी तो अंधेरा हो गया था, तो मैंने वीडियो वहीं कट कर दिया था। चलो उसी के बाद कंटिन्यू करेंगे उसी बात को कि हम कह रहे थे कि लेवलिंग सॉल्वेंट, जैसे वाटर लेवलिंग सॉल्वेंट है HCl, HBr, HI टाइप के सॉल्वेंट के लिए, तो इसका मतलब HCl, HBr, HI जैसे सॉल्वेंट, HCl, HBr, HI जैसे एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ को हम वाटर में कंपेयर नहीं कर सकते, बट एसिडिक एसिड में कर सकते हैं, फॉर्मिक एसिड में कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये पूरे आयोनाइज नहीं होते। जो कम आयोनाइज होगा वो कम एसिडिक, जो ज़्यादा आयोनाइज होगा वो ज़्यादा एसिडिक। तो उसके बेसिस पर हम एसिडिक एसिड को इन HCl, HBr, HI के लिए हम क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट, क्योंकि डिफरेंशिएट कर पाए इनटू द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ HCl, HBr एंड HI। तो उसके बेसिस पर अगर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर देखें तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कौन कौन से एसिडिक ऑर्डर का देखें। तो जैसे यू कैन से दैट HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन HI इज ग्रेटर देन HBr, HCl, HNO3। मोनोप्रोटिक एसिड्स में स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं ये। एंड देन कम्स मान लो जैसे H3PO4, HF, HCOH, CS3COH, इस तरह के एसिड्स होते हैं। देन HCN, देन वाटर, इस टाइप के ये एसिड्स होते हैं। तो वाटर इज क्वाइट अ वीक एसिड, दिस इज डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ। कभी कभी इनमें से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो यू शुड रिमेंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। हालांकि पानी के अंदर इन जैसे ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं पानी के अंदर, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वाटर इज लेवलिंग सॉल्वेंट फॉर दीज स्ट्रॉन्ग एसिड्स। तो हमें कोई और सॉल्वेंट इस्तेमाल करना होगा। बट पानी के अंदर ये सब जो हैं अलग अलग मात्रा में टूटते हैं, तो वाटर इनके लिए डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट है। तो वाटर इज अ डिफरेंशिएटिंग सॉल्वेंट फॉर दीज एसिड्स। तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है, जनरल ऑर्डर है, याद रखें। HCN काफी वीक एसिड है, इसका जो K है नियरली 10 की पावर -10, इसका जो K है नियरली 10 की पावर -5, इसका K नियरली 10 की पावर -4। H3PO4 का K1 बोलते हैं, इनफैक्ट K ही बोलते हैं उसको, K ही बोल दो। हालांकि ट्राइप्रोटिक एसिड है, पर पहला ही आयोनाइजेशन कांस्टेंट इंपॉर्टेंट होता है, एंड दैट इज K1 बोल दो उसको, 10 की पावर -2 अप्रॉक्सीमेटली। और वाटर का K तो पता ही होता है आपको, कितना 1.8 × 10 to the power कितना बताया था? -16, सच ए लो वैल्यू। और इनके जो K वैल्यूज होती हैं दे आर ग्रेटर देन 1। K इज मच ग्रेटर देन 1 से काफी ज्यादा हैं, और इसलिए काफी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये। तो ये एक ऑर्डर है जनरल एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। सिमिलरली बेसिक स्ट्रेंथ में थोड़ा ध्यान रखना होता है कि सीजियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्गर देन रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, LiOH, इस टाइप से। इसके बाद फिर जैसे अमोनिया या अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH बेसिस की कैटेगरी में आए। और वाटर एक वीक बेस भी है। मैंने कहा था K और Kb काफी लो है, जैसे इनका Kb अगर कंसीडर करें, सो दिस इज Kb ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 to the power -5। दिस इज Kb इज 1.8 × 10 to the power -16, याद है ना? इस तरीके से आप कहते हैं। तो दिस इज डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ। अच्छा ये याद रखना कि डिसोसिएशन कांस्टेंट K जितना ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा। Kb ऑफ द बेस जितना ज्यादा, बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ बेस उतनी ज्यादा। तो K और Kb आर द मेजर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट एसिड्स एंड बेसिस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। तो बच्चों ये बात नोट कर लें, और इसके बाद फिर बात करेंगे और एक जनरल डेफिनेशन की बात करते हैं।
सॉल्ट्स कंटेनिंग एम्फीप्रोटिक एनायंस। नोट करो ये सब पूरी बात। salts containing amphiprotic anions. What is amphiprotic anion? Amphiprotic anion वो होते हैं जिसमें एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट विच कंटेन एटलीस्ट वन, एनायन तो होना ही चाहिए, तो विच कंटेन एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन, उन्हें बोलते हैं एम्फीप्रोटिक एनायंस। तो सॉल्ट्स कंटेनिंग एम्फीप्रोटिक एनायंस के जैसे एग्जांपल देखिए, सबसे कॉमन एग्जांपल NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो ये रहा एसिडिक हाइड्रोजन। NaH2PO4, देखो ये रहा हाइड्रोजन। Na2HPO4, ये वाला हाइड्रोजन। NaHS, NaHC2O4, तो ये सभी सॉल्ट कौन से सॉल्ट हैं? दीज आर द सॉल्ट्स विच कंटेन एम्फीप्रोटिक एनायंस। तो एम्फीप्रोटिक एनायंस प्रेजेंट हैं। एम्फीप्रोटिक का मतलब एटलीस्ट वन एसिडिक हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन सच काइंड ऑफ सॉल्ट। जैसे एम्फीप्रोटिक का मतलब होता है जो प्रोटीन दे भी दे और ले भी ले फ्रॉम वाटर। पानी में जो डुबोने पर H+ दे भी दे और ले भी दे, उन्हें बोलते हैं एम्फीप्रोटिक। तो जैसे एग्जाम्पल देखो, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉलिड है, मान लो पानी में डुबो दिया। सोडियम बाइकार्बोनेट को पानी में डुबोगे तो पहले तो ये टूट जाएगा, Na+ एक्वस एंड HCO3- एक्वस। अब ये एम्फीप्रोटिक एनायन है। ये एम्फीप्रोटिक एनायन है, और ये जो एम्फीप्रोटिक एनायन है ये प्रोटॉन लूज भी कर सकता है और प्रोटॉन गेन भी कर सकता है। कैसे? वाटर के साथ ये इस तरीके से रिएक्शन करे कि ये H2CO3 बना ले प्लस OH-। अगर कोई सब्सटेंस OH- अगर दे रहा है सॉल्यूशन में, इसका मतलब वो क्या हुआ? बेस, बेसिक नेचर। इसने वाटर से H+ ले लिया, इट हैज टेकन और अडॉप्टेड H+ फ्रॉम वाटर। दूसरा बिहेवियर HCO3-, क्या किया इसने? H3O+ एंड कार्बोनेट आयन। अगर कोई सब्सटेंस पानी में डुबोने पर H3O+ या H+ दे दे तो क्या बोलते हो उसे? एसिड। तो ये एसिडिक नेचर को शो करता है। दिस शोज एसिडिक नेचर। तो बच्चों ध्यान दो, ये एम्फीप्रोटिक एनायन है। एम्फीप्रोटिक एनायन वो होता है जो एनायन तो हो ही हो, उसमें कम से कम एक एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। ऐसा एनायन एसिड की तरह भी बिहेव करेगा, बेस की तरह भी बिहेव करेगा, तो इन्हें एम्फोटेरिक नेचर में भी बोलते हैं। तो एम्फोटेरिक कंपाउंड्स होते हैं ये। एम्फोटेरिक एक बहुत ही ब्रॉड जनरल परिभाषा है। एम्फोटेरिक का मतलब जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर लें या एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लें, उन्हें बोलते हैं एम्फोटेरिक। एम्फीप्रोटिक का मतलब जो प्रोटॉन लूज कर सके और साथ ही साथ प्रोटॉन गेन भी कर सके व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो पानी के अंदर ये बिहेवियर ऐसा है, बिहेवियर ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इन वाटर। पानी के अंदर ये इस तरीके से बिहेव करता है। H+ भी लूज करता है, H+ या H3O+ एक ही बात होती है, मैं बता चुका हूं आपको। और OH- भी लूज करता है, तो इट हैज गॉट द एसिडिक नेचर एज वेल एज बेसिक नेचर। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एम्फीप्रोटिक एनायन। और ऐसे सॉल्ट के एग्जांपल्स मैंने दे दिए आपको। तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें पूछ लिया जाता है कि बताओ इनमें से कौन एम्फीप्रोटिक एनायन नहीं है। देखें ऐसा क्वेश्चन, बताओगे जवाब? चलो पहले ये नोट कर लो।
जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे पूछ लें, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन एम्फीप्रोटिक एनायन। इनमें से किसमें एम्फीप्रोटिक एनायन नहीं है? जैसे एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट ही ले लो, NaH2PO3, B, C, Na2HPO3, D, NaHS। बताओ किसके अंदर एम्फीप्रोटिक डज नॉट कंटेन एम्फीप्रोटिक एनायन? तो एम्फीप्रोटिक एनायन यहां तो है, यहां भी है, यहां नहीं है। ये कॉन्सेप्ट पहले हम बता चुके हैं। फास्फोरस एसिड है ये, और उसके अंदर 2 एसिडिक हाइड्रोजन थे, दोनों ही उड़ा दिए आपने सोडियम से। ये किसका डेरिवेटिव है? H3PO3 का। और H3PO3 की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, P डबल बॉन्ड O, OH, OH और ये H। आपने जब 2 NaOH से रिएक्शन करवा के क्या बनवा दिया? P डबल बॉन्ड O, 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 ये H, Na प्लस, यही तो बना Na2HPO3। अब कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचा इसमें, नो एसिडिक हाइड्रोजन। कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं बचा इसके अंदर अब। तो इसका मतलब ये एम्फीप्रोटिक एनायन की तरह बिहेव नहीं कर सकता। इट कैन ओनली एक्ट एज ए बेस, इट कैन ओनली एक्ट एज ए बेस। ये H प्लस गेन कर सकता है, H प्लस लूज नहीं कर सकता। तो यही तो बात थी। अब ये सब चीजें, अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो आसान है। अगर आपने सिलसिलेवार मतलब सीक्वेंस में अगर पढ़ा हुआ है। अब बच्चे कई बार जल्दी जल्दी में कुछ चीज़ों को पढ़ के बस कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हैं। नहीं, शॉर्टकट तो है ही नहीं, इसलिए समय लगता है। इसलिए हम बच्चों को बोलते हैं कि नीट की तैयारी कर रहे हो तो 11वीं क्लास से शुरू कर दो। 11th क्लास पूरा, 12th क्लास पूरा, 2 साल चाहिए होते हैं पूरी प्रिपरेशन के लिए। उसके बाद भी कई बार नहीं काम बनता तो 1 आध साल का ड्रॉप भी लेना पड़ता है कई बच्चों को। और ड्रॉप जनरली उनको लेना पड़ता है जिनकी प्रिपरेशन उन्होंने मेहनत कम की होती है, वरना बच्चे एक बार में निकाल लेते हैं काफ़ी बच्चे तो। बट ड्रॉप करके भी अगर अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल जाए तो क्या बुराई है? इट इज़ ऑल गुड। गेटिंग द गुड मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज इज अ काइंड ऑफ ड्रीम फॉर एवरी एस्पिरेंट लुकिंग फॉर नीट एग्जाम। तो मेरे बच्चों ध्यान दो, ये इस तरह की चीज़ें हैं। लॉजिक क्लियर होगा तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। आ गई बात समझ में? तो ये था क्वेश्चन, नोट करेंगे। अब डेफिनेशन भैया हो गई पूरी, निमट ली डेफिनेशंस। अब पीएच कैलकुलेशन पे आएंगे अपन। हमने जनरल बातें सारी कर ली, अब पीएच कैलकुलेशन करेंगे। और पीएच कैलकुलेशन करेंगे फॉर एसिड्स एंड बेसिस। तो पहले ये पूरी बात नोट कर लो। जैसे हेडिंग लिखो, पीएच कैलकुलेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। पीएच कैलकुलेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस की पीएच फाइंड आउट करनी है। तो कई केसेस हैं जो हमें स्टडी करने हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच कैलकुलेशन करना सबसे आसान काम होता है, सबसे शुरुआत वहीं से करेंगे। उसके बाद वीक एसिड वीक बेस की पीएच फाइंड आउट करेंगे, मोनोप्रोटिक एसिड या मोनो एसिडिक बेस की। उसके बाद फिर मिक्सचर लेंगे, 2 स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर, 2 वीक एसिड का मिक्सचर, 2 वीक बेसिस का मिक्सचर। बहुत सिस्टमेटिकली पढ़ना होगा मेरे बच्चों, तब आपको ये बात क्लियर अच्छे से हो पाएगी। तो पीएच कैलकुलेशन ऑफ द एसिड्स एंड बेसिस। चलो बात करते हैं ए फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस।
स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जाम्पल लिखवा चुका हूं, फिर बता रहा हूं HClO4, HClO3, HI, HBr, HCl, इस टाइप से HNO3, ये सब एग्जाम्पल। इवन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, डाइप्रोटिक एसिड है ये। जबकि स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जाम्पल कौन, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, एटसेट्रा। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड स्ट्रॉन्ग बेसेस। इनकी पीएच कैसे फाइंड आउट करें? तो चलो एक काम करते हैं, बात करते हैं पीएच कैलकुलेशन में स्ट्रॉन्ग एसिड की। तो फॉर एग्जांपल HCl ले लो, C मोल पर लीटर कंसंट्रेशन है इसकी पानी के अंदर, और आप तो जानते हो HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा ही टूटा पड़ा है। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत लार्ज है, मच लार्जर देन 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये मान लो शुरू में 0 था, अब ये 0 हो गया, खत्म, HCl बचा ही नहीं। HCl तो गैस जैसे सॉल्यूशन में पास करवाई, टूट गया, टूट के क्या बना दिया H+, तो कंसंट्रेशन C, ये भी कंसंट्रेशन C। बट ध्यान दो, भले ही बहुत थोड़ा सा H+ पानी से आएगा, भले ही बहुत थोड़ा सा H+ पानी से आएगा तो सही, हमें उसे कंसिडर तो करना चाहिए, भले ही हम उसको ज़्यादातर केसेस में इग्नोर कर देंगे। अब ध्यान से सुनना, पर यहीं पे बात बनेगी या बिगड़ेगी, यहीं पे बात बनेगी या बिगड़ेगी। कितने ध्यान से पूरी बात सुनते हो, कितने अच्छे से नोट्स बनाते हो, कितने अच्छे से जो क्वेश्चंस क्लास में करा रहे हैं वो करते हो। आपके पास जो भी क्वेश्चन बैंक हो, आप उससे सॉल्व करें क्वेश्चन, तो बात बन जाएगी, वरना बात बिगड़ी बैठी है। आइनिक कई बार बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, चाहे वो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो मेडिकल की तैयारी कर रहे हो। इसलिए मैं इस बात को कह रहा हूं, थोड़ा सावधान हो जाएं, बात बनने या बिगड़ने वाली है। HCl टूटने के बाद H+ देगा सॉल्यूशन में और Cl- देगा। Cl- से तो कोई मतलब नहीं, हमें तो pH फाइंड आउट करनी है मान लो। बट वाटर भी तो है, पानी भी तो थोड़ा टूटता है। कितना टूटता है? H+ + OH-। H+ + OH- और वाटर का इक्विलिब्रियम तो हम जानते हैं Kw, विच इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH-। ये इक्विलिब्रियम तो हमेशा एस्टेब्लिश्ड रहता है। दिस इक्विलिब्रियम इज एवर एस्टेब्लिश्ड। तो जरा देखना यहां पर, अब पानी की कंसंट्रेशन तो ठीक है, कितनी 1000/18 होती है। मान लो इसमें से x खर्च हुआ, सर x क्यों ले रहे हो? 10⁻⁷ होती है ना। नहीं बताता हूं क्यों x लिया। 10⁻⁷ अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो लेंगे, वरना नहीं लेंगे। अभी तो सुनो, मैं चाहो तो लिखना बंद कर दो, सुन लो। क्या बना? x। कैसे? 1 मोल खर्च होगा तो क्या बना? 1 मोल, ये भी x मोल पर लीटर। पहली बात तो सर ये x 10⁻⁷ क्यों नहीं है? प्योर पानी होता, नहीं टेम्परेचर तो 25 डिग्री सेल्सियस मान के ही चल रहे हैं। अगर ये प्योर पानी होता, HCl ना डुबोया होता, तब तो ठीक बात है कि वाटर से आने वाले जो H+ की कंसंट्रेशन क्या ले लेते? 10⁻⁷। क्या ले लेते? OH- 10⁻⁷। बट नहीं मेरे भैया, अभी क्या डुबो दिया पानी में? HCl। आपने HCl सॉल्यूशन जैसे ही डुबोया तो कौन सा कॉमन आयन आ गया? H+। कौन सा इफेक्ट? कॉमन आयन इफेक्ट। H+ की कंसंट्रेशन बढ़ गई, और इक्विलिब्रियम सिस्टम में अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए तो इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन बैकवर्ड। फिर सुन लो क्या बात कर रहे हैं। केवल प्योर पानी होता तो H+ की कंसंट्रेशन कितनी आती? 10⁻⁷ m आती। m मतलब मोल पर लीटर, मोलरिटी। अभी आपने HCl डुबोया है तो H+ से आने वाली भी तो कंसंट्रेशन है, तो H+ से कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए। और लीच-चैटेलियर प्रिंसिपल क्या कहते हैं? लीच-चैटेलियर साहब क्या बोल गए कि अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दो तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड में शिफ्ट हो गया, बैकवर्ड में शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब H2O अब और कम टूटेगा। एक तो पहले ही बहुत माशाल्लाह बड़ा कम टूट रहा था, 10⁻⁷ दे रहा था टूट करके, अब और कम टूटेगा। तो ये बात पक्की है कि x विल बी लेस देन 10⁻⁷m। हाँ या ना? कमेंट्स में लिख दिया करो हाँ। हिंदी में, इंग्लिश में, मैं दोनों में समझ जाता हूं। मैं हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल रहता हूं, मेरी मातृभाषा हिंदी है ना, यूपी वाला हूं ना मैं, मेरा प्यारा यूपी। हालांकि राजस्थान में मुझे रहते हुए 16 साल हो गए, मेरा प्यारा राजस्थान।
मेरा प्यारा भारत। हालांकि मैं तमिलनाडु बॉर्डर पे श्रीहरिकोटा रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ भी मैंने 7 ईयर्स रहा हूँ। तो जय आंध्र प्रदेश, जय आंध्रा। और तमिलनाडु चेन्नई में मैं खूब घूमने जाता था। पास में था, 80 किलोमीटर्स पास में, मतलब इतना भी नहीं कि दौड़ के मैं पहुँच जाऊँ, मतलब ट्रेन चलती थी, वो जाते थे हम। और तब तो हम तुम जैसे ही बच्चे तो थे, मौज मस्ती करते थे, टाइम मिलता था तो। 5 डेज ए वीक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो कहने को होता है। सैटरडे को भी जाते थे, हम वर्क करते थे, संडे को फ्री रहते थे, तो संडे को कई बार हम घूमने निकल जाते थे चेन्नई। और चेन्नई खूब बड़ा शहर लगता था, गांव के हम ठहरे गांव के। अब गांव का इंसान अचानक से शहर में पहुंच जाए, अब अचानक से वो गांव का आदमी जब शहर पहुंचता है तो बस वही मुंह उठा के देखते रहता है, हे राम इतनी बड़ी बिल्डिंग, इसमें कितना सीमेंट कितना लोहा लगा होगा, यही सोचते रहते थे हम शुरू शुरू में। तो फिर धीरे धीरे आदत पड़ गई। अब चेन्नई बड़ा शहर तो है ही। तो वापस x की वैल्यू 10 की पावर -7m से कम होगी, ये बात पक्की है, बिकॉज ऑफ द कॉमन आयन इफेक्ट ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। आ गई बात समझ में? तो ये बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, इसलिए x लिया है। ऑफ कोर्स x की, अच्छा x की वैल्यू आ जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात ना है। तो इसका मतलब h प्लस टोटल कितना हो गया, यहां से भी आया तो कितना हो गया, x प्लस सी, सी प्लस एक्स। टोटल x प्लस कंसेंट्रेशन कितनी हो गई, HCl से आई C और वाटर से आई x। ऑफ कोर्स x बहुत ही स्मॉल होगा, हम क्वेश्चन में इग्नोर कर देंगे इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, बट है तो x प्लस सी। अब हमें ये वाला इक्विलिब्रियम पता होता है, और जब ये इक्विलिब्रियम पता है तो क्या बोलोगे, H प्लस कंसेंट्रेशन इज x प्लस सी और OH माइनस कंसेंट्रेशन इज x इज इक्वल टू KW। तो यहां से जरा देखना, एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस के डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू माइनस सी प्लस माइनस भी लगाएंगे, बट माइनस साइन हटा देंगे, लिख दो एक बार चलो। तो सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 के डब्ल्यू अपॉन 2। माइनस साइन को इग्नोर कर दो, पहला टर्म भी माइनस, दूसरा भी माइनस, तो x की वैल्यू माइनस आ गई। x की वैल्यू माइनस तो हो ही नहीं सकती, x की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी। तो माइनस साइन को इग्नोर कर दो, इग्नोरिंग नेगेटिव साइन, कोई सेंस नहीं है इसका। तो फिर क्या होगा, तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इज इक्वल टू माइनस सी प्लस रूट सी स्क्वायर प्लस 4 के डब्ल्यू अपॉन 2। अब c क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, के डब्ल्यू हमें पता ही है 10 की पावर -14 है, या अगर कुछ वैल्यू क्वेश्चन में दी है तो वो ले लेंगे। तो x की वैल्यू वी कैन कैलकुलेट। एक बार x आ गया, c भी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अरे क्वेश्चन में कुछ तो दिया होगा, ऐसा थोड़ी है खाली पेपर होगा करो सॉल्व। अरे क्या करें, पहले क्वेश्चन तो दो। सी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि एक्चुअली कंसेंट्रेशन इतनी है, एक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं, के डब्ल्यू हमें पता हुआ होता है। आ गई एक्स की वैल्यू, आ गई एक्स की वैल्यू, तो फिर क्या करें, देखो क्या करें। तो फिर एक तरीके से H प्लस की कंसेंट्रेशन टोटल कितनी हो गई, मैंने कहा था कि पीएच कैलकुलेट करते समय वी नीड द टोटल कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो टोटल H प्लस कंसेंट्रेशन यहीं से दिख रही है, देखो कितनी है, X प्लस सी। यहां से ले लो या यहां से ले लो, तो एक ही बात है, ये वाला H प्लस और वो H प्लस अब अलग अलग नहीं रहे, टोटल कंसेंट्रेशन इज X प्लस सी। यहां से X की वैल्यू लेंगे और यहां रख लेंगे। एक बार x की वैल्यू रख ली, सी क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, टोटल H प्लस आ गया, एंड यू नो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसेंट्रेशन टोटल। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H प्लस टोटल कंसेंट्रेशन आ जाएगा ऐसे। सर इतना करना पड़ेगा क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो रूट्स हैं इसके। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व करते हैं। फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक का, मैं बता देता हूं क्या फॉर्मूला होता है, वैसे इनकी जरूरत कम पड़ती है, फिर भी मैं बता दूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x कैसे फाइंड आउट करते हैं। पहले जरा ये वाली बात नोट करो, अभी तो हम अप्रॉक्सीमेशन करेंगे, इसको अप्रॉक्सीमेशन कर लेंगे अभी हम। मान लो इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, लाइक दैट। नोट करना एक बार,
क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे मान लो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। फिजिक्स में भी जरूरत पड़ती है इन बातों की। और x निकालना हो तो x कैसे निकालते हैं? तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, ये फॉर्मूला होता है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ x फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमारे पास जैसे ये केसेस आ गए, अब हम अप्रोक्सीमेशन करेंगे। अप्रोक्सीमेशन क्यों? क्योंकि x की वैल्यू बहुत ही कम है, 10 की पावर -7m। कई बार c की वैल्यू काफी लार्ज होगी, मान लो एक्सेली कंसंट्रेशन 0.1m है या 0.2m है या 0.01 है। 0.1 के मुकाबले में 10 की पावर -7 या उससे भी कम अगर होगा तो उसे तो हम इग्नोर कर सकते हैं ना, उसको तो इग्नोर कर सकते हैं। तो लिखो सुटेबल अप्रोक्सीमेशंस। पहले यहां तक की बात लिखो, मैं ये हटा करके फिर लिखूंगा पूरी बात, नोट इट डाउन। लिखो सुटेबल अप्रोक्सीमेशंस। सुटेबल अप्रोक्सीमेशंस। अप्रोक्सीमेशन कौन सा केस था? देखो ये वाला 1000/18, वो पिछली स्क्रीन में लिखा हुआ था x प्लस c और ये था x, और क्या इक्वेशन थी? x इंटू एक्स प्लस सी इज इक्वल टू KW, ये इक्वेशन थी। यही तो था, कॉमन आयन इफेक्ट कंसीडर किया। तो सुटेबल अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं तो केस 1, if concentration of H plus coming from strong acid, छोड़ो हटाओ इतना भी क्या, मोनोप्रोटिक एसिड की बात कर रहे हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड, दैट इज, ऐसे बोल दो C, अगर 10 की पावर -6m के बराबर या उससे ज्यादा है, देन H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम प्योर वाटर, कमिंग फ्रॉम वाटर कैन बी, क्या है वो? दैट इज X कैन बी इग्नोर्ड। अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, मतलब C की वैल्यू यदि 10 की पावर -6m के बराबर या उससे ज्यादा है, तो पानी से आने वाले H प्लस को उड़ा दो, जिंदगी आसान हो गई, इजी। तो इसका मतलब H प्लस कंसंट्रेशन टोटल कितनी थी? C प्लस X को इग्नोर कर दिया तो बस C के बराबर ही हो गई। वाटर से आने वाला H प्लस को इग्नोर कर दिया तो फिर pH क्या हो गई? माइनस लॉग ऑफ H प्लस कंसंट्रेशन, विच इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ C। Like that you can calculate। समझ रहे हो बच्चों? तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड अगर 10 की पावर -6m के बराबर या उससे ज्यादा है, तो H प्लस को हम इग्नोर कर देते हैं, पानी से आने वाले H प्लस को, और इग्नोर कर दिया X को C के मुकाबले में। 1 लाख रुपए में 1 रुपया जोड़ो, 1 लाख रुपए में 1 रुपया जोड़ो तो कोई खास अंतर नहीं पड़ता, 1 लाख ही बोलते हैं उसको भाई। 1 लाख 1 रुपया मतलब ऑलमोस्ट 1 लाख। तो H प्लस की कंसंट्रेशन C के बराबर ले लो, C तो क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आ गई बात समझ में सब बच्चों को? इज दैट क्लियर टू ऑल? अब केस 2 ले लो। इफ C is less than 10 की पावर -6m but greater than equal to 10 to the power -8m। C कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड। H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड, ऐसे मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड, WA मतलब वीक एसिड। तो अभी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात कर रहे हैं। मान लो स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाली कंसंट्रेशन 10 की पावर -8 और 10 की पावर -6 के बीच में है।
तब नहीं, तब तो वाटर से आने वाला जो x है उसे कंसीडर करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक से बच नहीं सकते। नाउ इन दिस केस वी शुड कंसिडर H प्लस कंसेंट्रेशन कमिंग फ्रॉम, ये पोर्शन थोड़ा सा कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि थोड़ा गहरा है, बट एक बार ये समझ लोगे ना तो पूरी आयनिक चकाचक चलेगी एकदम मक्खन के माफिक, इसलिए पढ़ो इसको। तो इन दिस केस वी शुड कंसिडर H प्लस कमिंग फ्रॉम, वी शुड कंसिडर H प्लस कमिंग फ्रॉम वाटर। X कैनॉट बी इग्नोर्ड। तो फिर क्या करें, सॉल्व क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक सॉल्व करो और कोई रास्ता नहीं बचता। क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के बाद H प्लस कंसेंट्रेशन क्या लोगे, X प्लस सी। सो लाइक दैट यू विल डू, सो लाइक दैट यू विल डू। तो बच्चों ये तरीका था क्वेश्चन सॉल्व का। एक और केस बनेगा कि मान लो कंसेंट्रेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ही एक्सट्रीमली डाइल्यूट है, नाम मात्र को आपने HCl मिलाया है या एसिड मिलाया स्ट्रॉन्ग एसिड पानी के अंदर, तो फिर तो H प्लस कमिंग फ्रॉम द एसिड को इग्नोर कर दो, चलेगा। पहले ये बात लिखो, केस 3 भी ले लेंगे। ये एक्चुअली पूरी थ्योरी लिखते समय थोड़ा मुश्किल लगता है, पर जब क्वेश्चन सॉल्व करो ना तो ये चीजें बड़ी आसान लगती हैं, और एक बार प्रैक्टिस कर लो तो नथिंग इज डिफिकल्ट, कुछ मुश्किल नहीं है। बस समझते जाएं, जैसे हम सिखा रहे हैं वैसे सीखें। जो भी अध्यापक, जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं उनको पर आपको विश्वास करना चाहिए। मुझसे पढ़ रहे हो तो मुझ पे विश्वास करें, किसी और टीचर से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उन पे विश्वास करें। पहले विश्वास करें, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। नहीं, वो घड़ी थोड़ी है यार, पहले विश्वास करें फिर इस्तेमाल करें, ठीक है। केस 3, if concentration of strong acid is extremely low, that is C जो वह है कंसेंट्रेशन 10 की पावर -8m से कम हो। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड से आने वाले H प्लस ई कंसेंट्रेशन या स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -8m से भी कम है, तो नाम का एसिड है, कुछ ना करा हमने, ऐसा कर दिया जैसे पानी भरा रखा, ड्रम भरा, एक बहुत बड़ा ड्रम है उसमें पानी भरा हुआ है, एक बूंद ये लो ड्रॉपर से एक बूंद HCl की मिला दी और कह दिया एसिड। हाँ भाई नाम को तो एसिड है, काय का एसिड, कौन सा एसिड, लो पानी पी जाऊंगा मैं, कुछ भी ना होने का। अरे एसिड नाम का है ये, एक ड्रम भर गए पानी में एक बूंद HCl मिला दोगे तो क्या फर्क पड़ना है, कुछ भी नहीं पड़ना, इतना डाइल्यूट सॉल्यूशन है, एक्सट्रीमली लो। तो कंसेंट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इज एक्सट्रीमली लो, एक्सट्रीमली डाइल्यूट सॉल्यूशन। extremely dilute solution. In this case, H plus concentration coming from strong acid is ignored. तो इसे क्या मान लें, treat it as a water, treat it as simple water. So इस बार H प्लस कंसेंट्रेशन क्या हो गई, C प्लस एक्स, C को इग्नोर कर दिया और X को किसके बराबर ले लिया, 10 की पावर -7m, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड की कंसेंट्रेशन इतनी कम है कि नाम मात्र को है ही नहीं, प्योर ही वाटर मान लिया, एज्यूम्ड प्योर वाटर। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, कुछ ना कहें, एंड pH इज नियरली 7। हाँ लेकिन कहने के लिए तो 7 से जरा सी कम होगी। pH of such solution will be slightly मतलब बहुत थोड़ा सा, slightly less than 7, nearly equal to 7, हम उसे 7 के बराबर ही मान लेते हैं, slightly less than 7, 6.99 something like that,
साथ ही मान लेते हैं, क्वेश्चन में साथ ही बोल देते हैं। तो मेनली हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में ये देखना होता है कि H+ कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, जो एनालिसिस स्ट्रॉन्ग एसिड का है वही एनालिसिस स्ट्रॉन्ग बेस का है। तो लिख दें द अबव एनालिसिस can also be used for strong base solution। स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्यूशन में भी हम यही एनालिसिस यूज करेंगे। क्वेश्चंस लेंगे तो बात आपको क्लियर होगी। बच्चों इसको अच्छे से नोट्स बनाओ, 2-3 बार पढ़ो, मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा तो फिर ये आसान लगेगा। लिखते लिखते कई बार ऐसा लगता है बहुत सारी थ्योरी पढ़ा दी सर ने, तो सर तो बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ाते हैं यार। ना बढ़िया रैंक लानी है, मैंने तो कहा था 650 से 700 नंबर के बीच में लाने हैं, 720 में से पढ़ना तो पड़ेगा, बच नहीं सकते। काम चोरी से काम नहीं चलेगा टॉप रैंक के लिए। टॉप रैंक क्या, अच्छा मेडिकल कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, तो फिर कहाँ दिन रात एक करनी पड़ती है। यही ना पता दिन कौन रात कौन, दिन रात एक कर देना कहावत है, हिंदी में कहावत है दिन रात एक कर देना। मतलब हमें ना पता क्या दिन क्या रात, हम तो बस ज़िंदगी जी रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस ज़िंदगी जी कहाँ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बस यही हमारी ज़िंदगी है। यही उमंग तरंग है हमारी जीवन के कि बस डॉक्टर बनना है। AL के सर का इलाज कर देंगे बाद में, जब ये बूढ़े हो जाएंगे, फ्री में इलाज करवाऊँगा, मैं डाल दूंगा अपने YouTube चैनल पे। या मान लो कि भाई भैया बुखार आ रहा, दवाई दे दो, तो बच्चे दे देंगे दवाई कि सर ये वाली दवाई खा लो। चलो आज यही स्टॉप करते हैं, अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू टेक क्वेश्चंस ऑन इट। दैट्स इट फॉर नाउ।